हर सांस कीमती है, खुलकर सांस लेना हमारा हक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हम कैसी हवा में सांस ले रहे हैं? साफ हवा, स्वस्थ सांसें, यही तो है असली आजादी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आप देख रहे हैं लेट्स क्लियर द एयर, एक जागरूकता पहल जिसे सिप्ला और नेटवर्क 18 लेकर आया है। एक ऐसा इनिशिएटिव जहां पर हम डॉक्टर्स से बात करेंगे रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम सब मिलकर ब्रीथ बेटर, लिव बेटर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में इस वक्त धुंध है, स्मॉग है, जहरीली हवाएं जो हैं हमारे सांसों के संकट को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ। ये अब सिर्फ मौसमी समस्या नहीं है बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। इसलिए आज वर्ल्ड सीओपीडी डे पर हम बात करेंगे उन छोटी छोटी दिक्कतों की जो धीरे धीरे हमारे लंग्स को कमजोर करती हैं और जानेंगे कि कैसे वक्त पर पहचान और सही इलाज से हम अपनी सांसों के इस संकट से बच सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से हमारा संदेश बहुत सरल है। गेट योरसेल्फ चेक्ड, अपना टेस्ट करवाइए और अपने फेफड़ों की सेहत का स्कोर जानने के लिए indiaqi.com पर जाएं। आज हमारे साथ इस चर्चा में, इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो हमें हेल्दी लंग्स एंड हेल्दी लाइफ पर बारीकी से समझा पाएंगे। मैं जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। हाँ, हमारे पैनल में पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हैं, चेयरमैन इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन मेदांता गुरुग्राम। डॉक्टर दीपक तलवार, डायरेक्टर एंड चेयरमैन पल्मोनरी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेट्रो सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेज नोएडा। डॉक्टर जयदीप गोगटे, ग्लोबल चीफ मेडिकल ऑफिसर सिप्ला। और हमारे साथ है डॉक्टर हर्षल रमेश साल्वे, एम्स दिल्ली एडिशनल प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली एंड कोऑर्डिनेटर कोलैबोरेटिव ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स रिसर्च इन इंडिया, कैफर इंडिया। सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर गुलेरिया, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। क्या लंग्स से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं, खासतौर पर सीओपीडी या एस्थमा, वो भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है? बिल्कुल, अगर हम डेटा की बात करें तो सीओपीडी और एस्थमा दोनों के जो नंबर्स हैं वो हमारे देश में बढ़ रहे हैं और उसके कारण भी बदल रहे हैं। पहले हम बात करते थे कि सीओपीडी मेनली स्मोकर्स में है, जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि सीओपीडी का लिंक जो पहले सिगरेट स्मोकिंग से था या इंडोर एयर पोल्यूशन से था, जो हम कहते हैं बायोमास एक्सपोजर। घर में महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, लकड़ी यूज़ करती थी, गोबर यूज़ करती थी, उसका धुएँ से फेफड़े ख़राब होते थे। लेकिन अब आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो बाहर हवा ख़राब है, उसमें सांस लेने से भी फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। एक नई समस्या और आती है जिसको हम वेपिंग कहते हैं। यंग जनरेशन में इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज करने से भी फेफड़े ख़राब होते हैं। और कई इन्फेक्शंस हैं जो बचपन में होती हैं जिसके कारण बाद में जाके सीओपीडी हो सकता है। टीबी के कारण भी जब फेफड़े ख़राब होते हैं तो उसके कारण भी सीओपीडी हो सकता है। तो सीओपीडी के कारण जो हैं वो बदल रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और इसलिए एक जागरूकता लोगों में आने की ज़रूरत है कि हम सीओपीडी को कैसे प्रिवेंट कर पाएँ, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर हम इस पे पूरा ध्यान दिया जाए, इसको अर्ली डायग्नोज कर लें, इसके कारण पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो सीओपीडी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और ये जो बढ़ रही है इसकी मात्रा उसको कम कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर सीओपीडी को आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा पाएँ, और क्या वो पहले सिम्टम्स होते हैं या वो लक्षण होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये फर्स्ट सिग्नल है? सो सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो लंग की डिजीज़ हो गई, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गई, यानी कि सांस की नलियां जो हैं वो छोटी हो गई हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं। तो सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों में ही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और क्रॉनिक क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है तो धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है और जब तक इसके सिम्टम्स आते हैं तब तक ये काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी होती है। क्योंकि इनिशियल सिम्टम्स जो आते हैं वो खांसी का आना, थोड़ा बलगम का बनना, वो कभी वेदर से होगा, कभी अर्ली मॉर्निंग होगा, कभी पोल्यूशन से होगा, कभी एक डस्टी एनवायरनमेंट में होगा, बाद में वो कंटिन्यूस होता चला जाएगा। सांस फूलना जो कि इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा तेज सीढ़ियाँ चढ़ गए तो फूल गया, तो लगा कि शायद नॉर्मल है। हम तो कभी कभी खराश हो जाती तो कहते हैं ये तो मौसमी बीमारी है। बिल्कुल, तो ज़्यादातर हम उसको मौसम पे डालेंगे या बॉडी की फिटनेस पे डालेंगे
कि शायद हम अब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारी फिटनेस नहीं है, थोड़ी सांस फूल रही है। और अगर ज़्यादा ही सोच लेंगे तो शायद हो सकता है उसके हार्ट के बारे में सोचें कि हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई। हम लंग के बारे में उसमें सोचते नहीं हैं, क्योंकि लंग की हेल्थ के बारे में ना ही हम बात करते हैं और ना ही हमारे को इतनी जानकारी उसके बारे में होती है। हम बाकी बीमारियों के बारे में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमको नंबर्स दिए जाते हैं कि आपको ये नंबर चेंज करना है, आपको 120/80 नंबर चाहिए, आपको 110 की शुगर उससे नीचे चाहिए, कोलेस्ट्रॉल आपका 100 चाहिए। लेकिन लंग की कितनी चाहिए? 4 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर? इसका तो कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी शायद नहीं लंग मालूम है। मीटर चेक करना ये भी हमें नहीं पता है। इसी सवाल से मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर जयदीप, आपके साथ मैं समझना चाहूँगी, ऐसे इनिशिएटिव्स की कितनी ज़रूरत है? लोग वाकई में जागरूक नहीं है, लोगों को नहीं पता है। लोगों को बहुत कम पता है या बिल्कुल नहीं पता कि हमारी लंग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। आप किसी से भी पूछो कि ब्लड प्रेशर 120/80 सब बताएंगे, लेकिन आपकी लंग कैपेसिटी 4 लीटर होनी चाहिए, 5 लीटर होनी चाहिए, या चेंज करती है, मैन एंड विमेन में अलग होती है, एज में अलग होती है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि उनकी लंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। और शायद इसका एक कारण ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं सिंपल टेस्ट अगर चाहिए हमको, ब्लड प्रेशर के लिए सिंपल टेस्ट है, डायबिटीज़ के लिए हम ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं, इसके लिए इतनी आसान टेस्ट अभी तक यहाँ पे नहीं है। इसलिए शायद लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है उनकी लंग हेल्थ के बारे में। तो जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम कि बेटर क्वेश्चनर्स, बेटर टूल्स अगर डायग्नोसिस के लिए होंगे, स्क्रीनिंग के लिए होंगे, तो आई थिंक अवेयरनेस बढ़ेगा लंग हेल्थ के लिए। डॉक्टर हर्षल साल्वे, आपसे मैं समझना चाहूँगी, बहुत बार ऐसा होता है हमारी सांस फूल जाती है या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। आजकल तो आपने देखा ही है, मौसम भी कैसा हो रहा है, AQI इतना बढ़ चुका है, हम उसको इग्नोर करते हैं बहुत बार कि ऐसे ही ज़्यादा तेज़ चल गए, हमने स्टेज चल ली। आपको लगता है ये इग्नोर करना चाहिए ये सब चीज़ें? पहले हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम मॉनिटर करते हैं, जैसा कि अभी बताया है कि हम आजकल अवेयरनेस, जिस तरह जागरूकता बढ़ी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हम ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, लंग हेल्थ के बारे में उतनी जागरूकता कमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लंग हेल्थ को कैसे मॉनिटर, कैसे देखा जाए, कैसे मापा जाए और उसके खतरे के निशान क्या हैं, खतरे के साइंस क्या हैं, खतरे की आपका लक्षण क्या है, इस बारे में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी भी हमारे देश में 60% जनता जो है रूरल एरिया में रहती है, तो उनमें जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो हमारे महिलाएं हैं कि जो इंडोर एनवायरनमेंट में ज़्यादा जैसे घर में काम करती हैं, उनमें जागरूकता फैलाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके डेंजर साइंस के बारे में। और अगर साइंस हैं, अगर लक्षण है तो कहाँ जाएं, किस तरीके का इलाज लें, अगर आप में ये बीमारी पाई जाती है तो उस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि ये लंबे समय में चलने वाली बीमारी है, तो इसका इलाज भी लंबे समय चलता है, दवाई लेना है, इनहेलर लेना है, तो सही प्रक्रिया क्या हो दवाई लेने की, इनहेलर लेने की, इसकी भी जागरूकता करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो बीमारी बात हो गई। जो जिसके वजह से ये बीमारी होती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो नॉन स्मोक हो या फिर सिगरेट हो, तो वो पिछले 4 दशक से, जब से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हमने उपाय योजना की है, भारत सरकार द्वारा जागरूकता फैलाई है, तो तंबाकू का सेवन पूरे देश में काफ़ी सर्वे ने ये बताया है कि कम हुआ है, लेकिन उस प्रमाण में कम नहीं हुआ है जिस प्रमाण में होना चाहिए था, लेकिन कम हुआ है। नए चैलेंजेस हैं हमारे पास, ई सिगरेट्स, वेपिंग वगैरह, लेकिन प्रमाण कम हुआ है। तंबाकू एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम बता सकते हैं कि ये एक रीज़न है। दूसरा जो अभी सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि अदृश्य शत्रु, जो है एयर पोल्यूशन, वायु की गुणवत्ता। पहले हम बात करते थे घर के अंदर के वायु की, अभी हम बात करते हैं घर के बाहर के वायु की। तो दोनों बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में कि वायु की गुणवत्ता कैसे आपके फेफड़ों को फ़र्क करती है, कैसे इसको इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम इसके ऊपर एक उपाय योजना के तहत इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे कुछ कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर रणदीप, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर साल्वे ने ये कहा कि क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं, उनको शायद उस चीज़ की समझ भी नहीं है कि हमारे लंग्स को बेटर रखने के लिए या हेल्दी रखने के लिए हमें क्या हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपने डेली नीड्स में या डेली रूटीन में। यहाँ बाहर जाते हैं तो हमें कहते हैं कि मास्क पहन लो, हम लोग यूजुअली मास्क पहन लेते हैं पोल्यूशन के लिए। क्या वाकई मास्क जो हैं कारगर साबित हो रहे हैं?
मास्क की आपने बात की, मास्क से कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मास्क एक फ़िल्टर हो जाता है जिससे जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो हमारे फेफड़े के अंदर नहीं जाते, तो इसलिए कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमेशा 24 आवर्स मास्क लगा के तो नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें बेसिकली ये सोचना है कि हम कैसे सोर्स को कम कर सकते हैं। हमने शुरू में जब COPD की बात की तो सिगरेट स्मोकिंग पे ज़्यादा जोर दिया। मेरे को लगता है कि अब हमें वो एयर पोल्यूशन पे भी ज़्यादा जोर देना चाहिए, और इंडोर के साथ साथ आउटडोर एयर पोल्यूशन पे भी ज़्यादा जोर देना चाहिए। डॉक्टर दीपक, ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के मन में आ जाती हैं, या लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं, ख़ासतौर पर लंग्स को लेकर या लंग्स की हेल्थ को लेकर? ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, ज़्यादा तकलीफ नहीं है मुझे? एक्चुअली 2 लंग्स होने का सबसे बड़ा यही डिसएडवांटेज है कि हमारी बॉडी पे नॉर्मल एक्टिविटी पे करते हुए जब तक कि एक भी पूरा काम कर रहा है, 50-60% काम चल रहा है, तो हम उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो डेली रूटीन की एक्टिविटी में दिखाई ही नहीं देता, तो उसके कोई सिम्टम ही नहीं है। तो सिम्टम आने के लिए तो फिर वो बहुत लेट डायग्नोसिस में चला गया। COPD एक डिजीज़ ही ऐसी है जो कि लेट डायग्नोसिस पे आती है, और उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट किया जाए, जितनी जल्दी उसको डायग्नोज किया जाए, उसकी डिजीज़ ट्रेजेक्ट्री को उतना ही चेंज किया जा सकता है। जितना लेट डायग्नोसिस होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन या उसको इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम ये जानना ही नहीं चाहते कि हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या मानना ही नहीं चाहते कि इनमें कोई प्रॉब्लम है। हमारे लिए छोटी मोटी खांसी नॉर्मल है, हमारे लिए छोटा मोटा सांस फूलना नॉर्मल है, हमारे लिए कुछ दिन घर में रहना नॉर्मल है, अगर सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल जाता है तो वो भी नॉर्मल है, लेकिन वो सब नॉर्मल नहीं है। तो एजिंग और बाकी चीज़ों को छोड़ के हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या ये लंग से हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, इसमें एक ये भी बात है कि बहुत सारे लोग तो देसी नुस्खे अपना लेते हैं। आज काढ़ा पी लो, अच्छा मुझे लगता है आप थोड़े से ज़्यादा स्टेयर्स आपने चढ़ ली है, शायद इसीलिए आपकी सांस फूल रही है। आप योग कर लीजिए, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे इतना चीज़ें कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास कि सब लोग सोशल मीडिया से कंज्यूम कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। वैसे सोशल मीडिया से ये चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए? पहले तो ये इस मिथ को आप बस कीजिए, और उसके अलावा अगर वाकई में ये जो देसी नुस्खे ये काम आते हैं इस तरीके के डिजीज़ेस को, ये सारे जो दिए जाते हैं बेसिकली, खांसी को ठीक करना या थोड़ा बलगम को ठीक करना या गले में थोड़ा सा आराम देना, ये सारे सिम्टम्स उनके लिए दिए जाते हैं बेसिकली। योगा का अपना ऑलरेडी एक रोल है, वो उसके अंदर देखा जाता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस सब को लेके आप एक जो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको और डिले करते जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी जो आ रहा है वो काफ़ी कष्ट हमारे दिमाग को चेंज करता है कि नहीं अभी तो अच्छा हो गया, अभी जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, और अगर डॉक्टर के पास गए भी हैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि ये है। डॉक्टर जयदीप, इनहेलर्स को लेकर अभी भी एक झिझक है लोगों के मन में। आपको लगता है कि ये झिझक, ये शर्म जो है अब खत्म होनी चाहिए? तो पहले से तो बेहतर है। 20-25 साल पहले इनहेलर्स जब काफ़ी आ रहे थे इंडिया में, तो लोग तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे। वो बोलते थे गोली दो हमें, इंजेक्शन दो, लेकिन इनहेलर्स नहीं लेना है। सबको ऐसा लगता है कि अगर इनहेलर्स लेंगे ये तो लास्ट स्टेज है बीमारी का, जो हम अब जानते हैं कि एक्चुअली इनहेलर्स आर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, राइट। ये एक बड़ा मिथ है जो धीरे धीरे जा रहा है। दूसरा ये भी है कि अगर इनहेलर लेंगे तो हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगा, एक बार लेने से बार बार लेना पड़ेगा, बट ये तो कोई दवाई में ऐसे है नहीं कि हैबिट हो जाती है। तो ये लोगों की कुछ स्टिग्मा थी, या अगर कोई किसी को देखे इनहेलर्स लेते हुए तो फिर लगता है क्या हुआ इसको, कुछ बड़ी सीवियर बीमारी है या सीरियस बीमारी है। ये काफ़ी सारे मिथ्स पहले थे, बट आई थिंक लास्ट 20-25 साल में एजुकेशन काफ़ी हुआ है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन अब पूरी तरह गया नहीं है। तो इसमें और भी काम बाकी है। और वैसे भी देखो, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, सबको एजुकेट करना इस बारे में काफ़ी टाइम तो लग ही जाएगा। So I think lot of awareness needs to continue. डॉक्टर हर्षल साल्वी जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, अब क्या गांव का धुआं और शहर का जो प्रदूषण है, कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपके लंग्स के लिए? दोनों खतरनाक है। इसमें हमें इसमें अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जागरूकता फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चीज़ों को हम सीधे रखें, सिंपल रखें। जितने हम चीज़ों को मुश्किल बनाएंगे उतना उसका कंजम्पशन, उसका एक्सेप्टेबिलिटी कम्युनिटी में कम होगा।
तो एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारा मैसेज बिल्कुल सादा सरल हो, ताकि जो लास्ट माइल है, जो लास्ट पर्सन है चेन में, उसको वो समझ में आए। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि ये अलग अलग धुआं है, धुआं है। कारण अलग हो सकते हैं, तो उसके कारण पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और ये एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जागरूकता आज हो गई कल रुक गए, ये प्रक्रिया नहीं है। जागरूकता फैलाना ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितने माध्यम है, चाहे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया अभी, और उसका हम देखेंगे हमारे देश में 90 करोड़ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो और उनका सोशल रीच भी है। तो एक सोशल मीडिया जो अभी आपके मेन मीडिया को भी ओवरटेक कर रहा है, तो उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जागरूकता फैलाने के लिए। अभी ज़रूरत है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनको पता है, जिनको विज्ञान के बारे में पता है, जिनको सोशल चेंज के बारे में पता है, बिहेवियर के बारे में पता है, कैसे इस माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि सही जानकारी, जैसा कि आपने सही कहा कि जिसको हम कहते हैं इन्फोडेमिक, जानकारी का सैलाब है, तो उसमें सही जानकारी सही इंसान के पास कैसे पहुँचे, ये बहुत बड़ा आज के दुनिया में एक चैलेंज है। और हेल्थ, जो कि अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है, रोटी कपड़ा मकान के बाद हेल्थ आता है। तो स्वास्थ्य को टारगेट करना, स्वास्थ्य के बारे में लोगों से बात करना एक बड़ी मुश्किल और टेक्निकल और बड़ा एक्सपर्ट ड्रिवन काम है। और इसमें COPD, जो कि जैसा मैं कहता हूँ कि दुनिया में और भारत में तीसरे नंबर का कारण है मौत का, और लगभग 90 करोड़ लोग इस समय एक अनुमान के हिसाब से पूरे देश में COPD से ग्रसित है। तो इतना बड़ा एक जो बीमारी है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। उसके रिस्क फैक्टर के लिए, उसको कैसे हम जांचा जाए, कैसे परखा जाए, उसके बारे में इलाज कैसे किया जाए, इलाज को कहाँ से लिया जाए, और इलाज को हम कैसे उसको निरंतर तरीके से लिया जाए। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में, इन सारे टुकड़ों में हमें छोटे छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से हमें बताने की ज़रूरत है। सर, आप अगर सिंपल शब्दों में बताएं, आज से कौन सी ऐसी हैबिट हमें अडाप्ट करनी चाहिए कि हमारे लंग्स बेटर हो जाएं? तो पहले तो जो आदतें हैं वो बदलनी है। अगर आप सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं तो वो बंद करें एकदम, क्विट स्मोकिंग। अगर बच्चे हैं, यंगर जनरेशन वेपिंग करते हैं, सिगरेट यूज़ कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये फैशनेबल है, तो ये फैशनेबल नहीं है, ये आपके लंग्स को ख़राब कर सकता है। एयर पोल्यूशन पे हम जितना जोर दें, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, वो हम सबको अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर मार्केट जाना है तो गाड़ी की जगह वॉक करके जाएं, जिससे पोल्यूशन कम हो। तो ये सारे कदम लेने चाहिए। ब्रीदिंग करनी चाहिए। कुछ डेटा कहता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम है, उससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो गुड हैबिट्स, गुड डाइट एंड सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और जो आपकी एनवायरनमेंट है उसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें करें तो हम अपने लंग्स को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको कोई भी सिम्टम हो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ का, खांसी ठीक नहीं हो रही, सांस चढ़ने लगा है, तो उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। स्पायरोमेट्री करना ज़रूरी है, डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लें तो इसका कारण भी हटा सकते हैं, कॉज पता कर सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे क्रॉनिक ना बने, आगे जाके और नुकसान ना करें। कई दफ़ा लोग इसको ट्रीट नहीं करते और फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नेबुलाइजर रेगुलरली लेना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, या जैसे बाईपैप जैसे डिवाइस है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रिवेंशन एंड हैविंग गुड लंग्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जयदीप, एक ऐसा चैलेंज जो COPD को समझने के लिए अभी तक जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज जो है आगे चुनौती ना बने, इसके लिए क्या एक कदम उठाना चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये सिंपली अवेयरनेस। ये लंग डिजीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी हेल्थ, लंग हेल्थ के बारे में बहुत बातें होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम बात ब्लड प्रेशर के करते हैं, कैंसर की करते हैं, डायबिटीज़ करते हैं, उतनी ही बात हम लंग हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं करते। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रियली हमारे लोगों के लिए इज़ टू बी सिंपली अवेयर कि लंग्स 2 ऑर्गन्स है हमारे छाती में, दे हेल्प अस ब्रीथ एयर विच इज़ एक्चुअली फ्री। बाकी खाना और पीना तो हम पैसे खर्च करते हैं, एयर के लिए तो पैसे नहीं खर्च करते, बट टू बी रियली अवेयर कि ये भी अच्छा होना चाहिए। एंड COPD के लिए ये जो स्मोकिंग सेसेशन के बारे में बात की, आई थिंक दैट रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रिवेंशन। डॉक्टर हर्षवर्धन साल्वे, आपसे मैं समझना चाहूँगी, एक पहला सिम्टम आप बता दीजिए कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना कि आप फेफड़े काम नहीं कर रहे, आपके लंग्स काम नहीं कर रहे, वो पहला सिम्टम क्या होता है कि वो सिग्नल है?
सांस चढ़ना, Okay. ये कि जैसे बताया सांस चढ़ना एक सिम्टम है हम्म, जो आपको रूटीन से अलग लगे, जिसमें आपकी सांस चल रही है, तो अपने डॉक्टर को दिखना चाहिए। डॉक्टर अगर मीन्स लाइक अगर डॉक्टर की रीच नहीं है, आपके यहाँ जो हेल्थ सेंटर है, जहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, फील्ड स्टाफ है, उनको बताना चाहिए और इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए कि बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या है और उससे कैसे बचा जाए। ये सबसे बड़ी बात है। और धूल और धुआं जो और ये एक सबसे बड़ा जिसको myth- हम इग्नोर नहीं कर सकते सबसे बड़ा मिथ है। हम भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में, उसको मई में हम भूल जाते हैं। जो वायु प्रदूषण है ये साल भर का कारण है, तो हमें साल भर इसके बारे में बात करनी चाहिए, साल भर इसके बारे में जांच करनी चाहिए और कैसे कम करें। जैसे सिंपल चीज़ है, हम अभी भी जैसे ठंड में देखेंगे हम बाहर कचरा जला फेंक देते हैं, उसका करते हैं। इम्पॉर्टेंट रीज़न है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ रास्ते में धूल ज़्यादा है, धूल और धुआं। 1 डे कार फ्री डे, पेट्रोकेमिकल फ्री डे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हफ्ते में एक बार कोई भी पेट्रोकेमिकल वाहन का इस्तेमाल ना करें। अगर सब लोग ये ठान ले तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। सर, स्टेयर्स चढ़नी चाहिए कि लिफ्ट यूज करनी चाहिए? स्टेज चढ़नी चाहिए। स्टेज चढ़ने से आपकी कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको कुछ सांस की तकलीफ है तो जल्दी पता चलेगी। जल्दी पता चल जाएगी। सर, एक सांस को लेकर या जब हम आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं तो मोस्टली हम सबसे पहला काम करते हैं पानी पी लेते हैं या कुछ योग की कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं। कोई एक क्विक योग आप बता दें बेटर ब्रीदिंग के लिए। आई थिंक अनुलोम विलोम जो एक एक्सरसाइज होती है वही एक सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, बट वो इमीडिएट रिलीफ नहीं देगी एक्चुअली। बेसिकली अगर आपकी सांस फूली हुई है उस टाइम पे नहीं देगी, पर आपकी कैपेसिटी ज़रूर बढ़ा देगी कि अगर 10 के बजाय 14 सीढ़ी पे सांस फूले तो वो उतना हो सकता है। सालवे सर, आपसे मैं समझ रहा हूँ, ये जो 10,000 स्टेप्स एवरी डे आपको लेने हैं, ये लेने चाहिए हेल्दी हार्ट के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए कि नहीं? जैसा मैंने कहा था, हमारा मैसेज सिंपल होना चाहिए। जब हम उसको कॉम्प्लिकेट करते कि 10,000 स्टेप, वो अपने आप में एक तनाव जनरेट करता है कि मेरे 10,000 स्टेप हुए नहीं, और तनाव हर बीमारी का कारण है। तो हमें एक ही मैसेज देना है, जो अपने आपका बैठने का समय है दिन भर में वो कम से कम हो, जिसको हम सीडेंटरी टाइम कहते हैं, और बैठने का समय आपका दिन में कम से कम हो। हर 30 मिनट में आप छोटा सा चहलकदमी कीजिए। खाना खाने के बाद, जिसको हम शतपावली कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खाना खाने के बाद आप 100 कदम चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। अभी साइंस भी इसको प्रूव कर रहा है कि आपका ग्लाइसेमिक लेवल कम करता है। और जैसा कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, 30 मिनट एक्सरसाइज करना, वॉक करना, खाने में 400 ग्राम फल और सब्जी का सेवन करना, नमक 5 ग्राम से कम करना, ठीक है, और स्ट्रेस फ्री के लिए योगासन करना, जो भी आपका हॉबी है। तो ये सारे 5-6 इंटरवेंशन है। और सब्सटेंस यूज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसका कम करना। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ओबेसिटी के बारे में बात की है, तो ओबेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का। तो छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट कदम, जिसको हम कहते हैं छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। डॉक्टर जयदीप, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी कंपनी आने वाले वक्त में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है या कोई ऐसे डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन लेकर आ रही है जिससे इलाज भी बेहतर हो और जागरूकता भी, अवेयरनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए? तो अभी टेक्नोलॉजी से तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पहले तो सब फेस टू फेस ही था, बट टेक्नोलॉजी से यू कैन रियली रीच मैनी मोर पीपल। तो एक है कि स्क्रीनिंग के लिए कि आप सेल्फ असेसमेंट अब कर सकते हैं, यानी आपके फ़ोन में एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, जैसे हम खांसें फ़ोन में तो वो पिकअप करेगा और आपको बताएगा कि शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए या नहीं। दूसरी एक टेक्नोलॉजी है, जैसे हम कैंडल पे एक मोमबत्ती आती है एंड यू हैव टू ब्लो इनटू दैट, राइट, उसका जो साउंड वेव्स आते हैं उससे भी पिकअप कर सकता है एआई कि ये, और कुछ प्रश्न आंसर करने से कि क्या आपको लंग की बीमारी हो सकती है नहीं। रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, अगर रेड में है तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, येलो में है तो फिर से चेकअप करना, बी कॉशियस, और अगर ग्रीन में तो शायद अब ठीक ठाक है। तो आई थिंक ऐसी टेक्नोलॉजी से एटलीस्ट यू कैन डू सेल्फ असेसमेंट, खुद की जांच कर सकते हैं। जैसे हम खुद ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं या ब्लड शुगर खुद की टेस्ट करते हैं, तो क्यों नहीं हम खुद का लंग्स का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। दूसरे की इन्हेलर्स अभी ज़्यादा सिंपल हो रहे हैं। पहले तो काफ़ी टेक्निक के इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, बट धीरे धीरे टेक्निक भी ईजियर होता जा रहा है। जो मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट्स को, वो कम होती जा रही है। तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी काम कर रही है टू मेक इट ईजियर
for patients to treat their lungs. एक लास्ट कॉमन क्वेश्चन आप सभी से फटाफट से, फिर हम रैप अप कर लेंगे। सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। 5 सालों में COPD या लंग से जुड़ी कोई भी बीमारियों का अगर बोझ थोड़ा सा हमने घटाना हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, तंबाकू निषेध होना चाहिए कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए, या हेल्थ सिस्टम में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए? वन सारे ही होने चाहिए वैसे। सर यू हैव टू पिक वन। तो सिंपलेस्ट अगर हो तो ये कहूँगा कि हमें स्मोकिंग बिल्कुल बैन करनी चाहिए, वो सबसे सिंपलेस्ट और फर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू। पर साथ साथ वायु प्रदूषण पे भी ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर दीपक आपसे? सो इमीडिएट इफेक्ट तो आएगा अगर हमें उनकी मोर्टेलिटी कम करनी है तो बेटर हेल्थ सर्विसेज फॉर दैट। ओके, डॉक्टर जयदीप आप? So I would bet for more smoking cessation as the number one. मैं प्रदूषण को इसलिए चुनूंगा प्रदूषण को इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसका जो असर है वो जनरेशन्स तक रहेगा। तो इसलिए, और इसका काम अभी शुरू करेंगे तो इसका असर होने में और 5-6 साल लगेंगे, तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए मैं प्रदूषण को चुनूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। COPD पर और ख़ास तौर पर अपनी लंग्स हेल्थ को लेकर हमने इतनी तफसील से बातचीत की, छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें जो हैं दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। देखिए इन सब से एक बात तो जो निकल कर आती है वो ये है कि सांस फूलना नॉर्मल नहीं, एक सिग्नल है। समय पर आपको चेकअप करवाना है, अपने लंग्स का ख्याल रखना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लंग्स मतलब स्ट्रॉन्ग लाइफ, यानी कि थोड़ी सी केयर और टाइम पर जांच आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है। इस अभियान के माध्यम से हमारा संदेश यही है, गेट योरसेल्फ चेक, अपना टेस्ट करवाइए और अपने फेफड़ों की सेहत का स्कोर जानने के लिए indiaqi.com पर जाएं। हेल्दी लंग्स, हैप्पी लाइफ।